बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 1.3 के प्रश्नों का आज हल इस भाग में करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हम लेते हैं। क्या है? पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि 1, 3, 4 एक समुच्चय दिया हुआ है और 1, 2, 3 अवयव वाला एक समुच्चय दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ एक फलन f परिभाषित किया है। एक दूसरा फलन g है जिसको परिभाषित किया है 1, 2, 5 से 1, 3 के अंतर्गत। तो ये तो आपका हो गया प्रांत बच्चों f का। ये f का क्या हो गया? सह प्रांत। अच्छा, ये g का प्रांत हो गया और ये हो गया g का सह प्रांत। फलन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? क्या प्रतिबिंब है? नीचे दिए गए हैं। f फलन को लिखा गया है मंझले कोष्ठक में, समुच्चय के रूप में लिखते हैं। क्रमित युग्मों से हमें पता चलता है कि कौन सा अवयव किस अवयव के साथ संबंधित है। तो हम देख रहे हैं 1 जो है वो 2 के साथ संबंध बना रहा है, 3 5 के साथ बना रहा है, 4 1 के साथ बना रहा है। तो बच्चों, इस बात को कैसे लिखते हैं देखिएगा जरा। ये देखिए, आपका जो फलन हल में हम लिखते हैं, आपका फलन f दिया गया है 1 का 2 के साथ, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 5 और 4 का प्रतिबिंब 1, इस तरह से दिया गया है। दूसरा जो आपको दिया गया है g, उसकी वैल्यू जो है 1 का 3 के साथ संबंध बताया जा रहा है, 2 का 3 के साथ और 5 का 1 के साथ। ये हमने फलन लिख लिए। अब हम देखते हैं कि जी ओ एफ हमें ज्ञात करना है, यानी कि दोनों फलनों का संयुक्त फलन बनाना है, जिसको क्या बोला जा रहा है? जी ओ एफ। तो पहले तो ये देखें कि वास्तव में जी ओ एफ परिभाषित है कि नहीं है। तो ऊपर से हमें पता चलेगा कि प्रथम फलन जी ओ एफ में कौन हो गया? फर्स्ट फलन तो एफ हो गया और द्वितीय फलन क्या हो गया? आपका जी हो गया। प्रथम फलन के प्रांत से द्वितीय फलन के सह प्रांत तक आपका संयुक्त फलन परिभाषित किया जाता है। उससे पहले हम देखें कि फलन प्रथम का सह प्रांत क्या है। देखिए 1, 2, 5, वही प्रांत का किसका बन गया? जी का बन गया। तो आप यहां पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, यहां से यहां एक फलन परिभाषित है। पहला फलन क्या नाम है? आपका f। दूसरा फलन का नाम जो दिया हुआ है g। f का प्रांत क्या है? 1, 3, 4। दूसरा g का जो प्रांत है और वो किसके बराबर है? f के सह प्रांत के। तो 1, 2, 5 इसके अंदर अवयव है और 1 और 3 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जो f का सह प्रांत है वो g के प्रांत के बराबर है। इसका मतलब हमारी नेसेसरी कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। किसके लिए? संयुक्त फलन के लिए। क्या होना चाहिए? प्रथम फलन का परिसर द्वितीय फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, जो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका नीचे देखेंगे बच्चे। जी ओ एफ कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, पहले हम ये लिखते हैं कि f1 की वैल्यू कितनी है? 2। कौन बताएगा? ये क्रमित युग्म। पहला अवयव क्रमित युग्म का प्रांत का होता है, दूसरा सह प्रांत का होता है, मतलब परिसर का होता है। तो 1 का 2 के साथ संबंध है, यानी कि f को 1 दिया जाता है तो आपको 2 मिल जाता है। f को 3 दोगे प्रांत के रूप में तो प्रतिबिंब के रूप में 5 दे देगा। इस क्रमित युग्म ने हमें बता दिया। आगे f को अपन 4 देते हैं तो क्या मिल जाता है? 1। तीसरा क्रमित युग्म ये बात कहना चाहता है कि फलन 1 के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब 1 होगा। अब g भी हमें कुछ कहना चाहता है। देखिए क्या कहेगा? g के अंदर प्रांत 1 रखा तो क्या आया बच्चों? 3 आ गया। इसी प्रकार g के अंदर बच्चों ने 2 रखा तो कितना आ गया? 3 आ गया। और g के अंदर 5 रखा तो कितना प्रतिबिंब बना? 1 बना। ये दोनों सूचनाएं हमें यहाँ से मिल जाती हैं। ये f से मिल गई और ये नीचे वाली g से मिल गई। हमें निकालना क्या है? जी ओ एफ। तो जी ओ एफ निकालना है तो जी ओ एफ संयुक्त फलन है f का और g का। प्रथम फलन कौन है? f और द्वितीय फलन कौन है? g। देखिए, अभी हमने नेसेसरी कंडीशन देखी थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जी ओ एफ परिभाषित होगा तो प्रथम फलन के प्रांत से अंतिम फलन जो द्वितीय फलन है अंतिम आपका, उसके सह प्रांत तक जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा, ऊपर आपने देखा था, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका f का प्रांत क्या था? 1, 3, 4। तो ये यहाँ से यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो
फलन परिभाषित होगा उसका नाम होगा GOF। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? परिभाषा से। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ GOF का प्रांत क्या होगा? देखिए GOF का प्रांत F के प्रांत के बराबर ही होना चाहिए। तो F का प्रांत कितना था आपका? 1, 3 और 4। तो बच्चों ने 1, 3, 4 से इस फलन को परिभाषित कर दिया। कहाँ? अंतिम फलन यानी कि G द्वितीय फलन के सह प्रांत तक, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, 3 है। इस तरह से आप इसको परिभाषित कर देते हैं। तो कोई भी फलन निकालना है हमको, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि जिस भी फलन को ज्ञात कर रहे हैं उसका प्रांत और सह प्रांत हमें जरूर मिलना चाहिए। देखिए आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो जब कोई फलन परिभाषित किया जाता है तो उसका प्रांत और सह प्रांत आपको निश्चित रूप से बताया जाता है, अनिवार्य है ये। तो आप GOF निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना चाहिए क्या? कि GOF का प्रांत ये है और सह प्रांत ये है, जो किसके बराबर होता है? GOF का प्रांत, या फिर बता देता हूं, GOF का प्रांत बराबर F का प्रांत। अगर परिभाषित होने की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो GOF का सह प्रांत द्वितीय फलन कौन है? G का सह प्रांत। इस बात को ध्यान रख के हम GOF का या FOG का प्रांत और सह प्रांत निर्धारित कर देंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं, हमें GOF निकालना है। तो देखो GOF के अंदर GOF किसको डील करेगा बच्चों? आप जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि संयुक्त फलन हमेशा अपने प्रांत को डील करेगा। तो प्रांत में कौन कौन है? 1, 3 और 4 आपके सामने है। 1, 3 और 4 है तो सबसे पहले वो 1 को लेगा। आपने प्रांत का एक वैल्यू 1 दे दिया। अब हम देखेंगे कि 1 का प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों। तो 1 सबसे पहले कौन ऑपरेट करेगा? F ऑपरेट करेगा। तो हम कह देंगे कि G बाहर रह जाएगा और अंदर में F1। ये परिभाषा से आएगा। F1 का मतलब क्या होता है? F1 का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बराबर 2। तो आप कहेंगे G2, और 2 जब G को दिया तो कितना आना चाहिए? जब 2 G को दिया तो कितना आएगा? देखिए G के अंदर चलते हैं। G को जब 2 देते हो तो प्रतिबिंब 3 बन जाता है। फाइनली आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। तो आपने देखा GOF को जब 1 दिया, आपने GOF को 1 दिया तो प्रतिबिंब कितना बना? 3। इसी प्रकार GOF को हम द्वितीय अवयव देंगे प्रांत का। द्वितीय अवयव कौन है प्रांत में? 1 के बाद 3 है तो 3 दे देंगे। अब क्या आएगा? देखिए G बाहर में, अंदर में F3 की वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे। F3 की वैल्यू कितनी है? 5। तो बच्चे लिख देंगे F3 की जगह 5 और G5 आपने पहले ही बता रखा है। G5 का प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका? 1। तो ये 1 आ गया। तो इसी तरह GOF को अंतिम एक बिंदु, एक अवयव और देना है। 1 और 3 दे चुके हैं, 4 का प्रतिबिंब देखना है। 4 रखा, G बाहर, F4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ऊपर देखिएगा F4 की वैल्यू 1 होती है। तो आप दे देंगे G1, और G को जब 1 देते हैं तो कितना आएगा? G1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से 3। तो आप देख रहे हैं कि GOF को 1 दिया तो 3 मिला, 3 दिया तो प्रतिबिंब 1 बना, और 4 दिया तो प्रतिबिंब कितना बना? 3। तो GOF को कैसे लिखेंगे बच्चों? GOF को इस प्रकार लिख देंगे क्रमित युग्मों के रूप में। 1 का प्रतिबिंब 3, 1,3, 3 का प्रतिबिंब 1, तो 3,1 क्रमित युग्म मिल गया, और 4 का प्रतिबिंब 3, तो 4 का प्रतिबिंब कितना हो गया? 3। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों। तो आपने 2 फलनों का संयुक्त फलन निकाला बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे है बच्चों, प्रश्न 2 क्या कहता है? मान लीजिए कि F, G और H 3 फलन है जो R से R में परिभाषित है। बच्चों इसको लिखने का देखिए तरीका। F जो है आपको हल के अंदर क्या लिखना है? F कहां से कहां परिभाषित है? R से R में। G कहां से कहां परिभाषित है? R से R में, ये भी आपको बताया गया है। और H कहां से कहां परिभाषित हुआ? इसका प्रांत R और सह प्रांत R, तो R से R में परिभाषित हो गया। पहली लाइन हमें ये सूचना दे रही है क्वेश्चन की। आगे क्या कहता है? ये फलन है, सिद्ध कीजिए कि F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH होता है, और F इंटू G ऑफ H बराबर FOH इंटू GOH होता है। देखिए बच्चों, आपने वितरण नियम पढ़ा होगा, थोड़ा समझे पहले, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहते हैं? वितरण नियम। वितरण नियम
वितरण नियम क्या होता है बच्चों? कुछ संक्रियाएं अन्य संक्रियाओं पे वितरित हो जाती हैं। जैसे आपने 11वीं क्लास में समुच्चय चैप्टर पढ़ा था, उसमें था एक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बंटन नियम भी आपको बोला गया था वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। आपका इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, जो बाहर है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, और जो बाहर है उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में कौन है? यूनियन। तो बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं बच्चों वितरण नियम। यहाँ देखा आपने कि इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाहर था, इंटरसेक्शन बी के साथ भी लिया गया और सी के साथ भी लिया गया। किसका? ए का। बाहर वाले का की संक्रिया बी के साथ भी करवाई गई और सी के साथ, और बीच में यूनियन था, यूनियन आ गया। वितरण किसका हुआ? इंटरसेक्शन इधर एक था, यूनियन भी एक था, जाके इंटरसेक्शन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इंटरसेक्शन का वितरण हो गया। किस पर हो गया? यूनियन पे। आपको ये कहा जाए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन, बाहर वाले का यूनियन बी के साथ और सी के साथ लिया जाएगा, मध्य में कौन है? इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर हो जाता है। यहाँ किसका वितरण हुआ बच्चों? यहाँ यूनियन का इंटरसेक्शन पर वितरण हो गया। देखो, यूनियन 1 था, यूनियन 2 हो गए आगे, इंटरसेक्शन 1 था तो बीच में 1 ही रहा। तो बात समझ में आई? एक संक्रिया किसी दूसरी संक्रिया पे वितरित हो जाती है, इसको बोलते हैं वितरण नियम। और जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि हर संक्रिया किसी और संक्रिया पे वितरित हो। हम संख्याओं में बात कर लेते हैं। एक बार संख्याओं में बात करें तो मैंने कहा कि 3 गुणा 4 + 5, ऐसा नेचुरल नंबर में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये बाहर की जो गुणा की संक्रिया है, ये अंदर में जो योग है इस संक्रिया पे वितरित हो जाएगी। कैसे होगी? आप लिख सकते हैं ना इसके बराबर 3 गुणा 4, बाहर वाले का गुणा 4 के साथ कर दो और बाहर वाले का गुणा 5 के साथ कर दो, और बीच में क्या है? योग। योग कितना हुआ? प्लस, और आपका कितना हो गया? 3 गुणा 5। बच्चों, ये मान बराबर बने रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि गुणन की संक्रिया योग पर वितरित हो जाती है। अब उल्टा करके देखें, गुणा की जगह योग लगाएं और योग की जगह गुणा लगाएं, तो क्या 3 + 4 गुणा 5 क्या वितरण होगा बच्चों? अगर वितरण होता तो ये बात सत्य होनी चाहिए थी। क्या? कि 3 का योग 4 के साथ, यानी कि 3 + 4, और बीच में कौन है? गुणा। तो बीच में गुणा, और 3 का योग 5 के साथ, तो 3 + 5। क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों? बच्चे कहेंगे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो योग की संक्रिया है वो गुणन की संक्रिया पे वितरित नहीं हुई, जबकि गुणन की संक्रिया योग पर वितरित होती है। ऐसे उदाहरण आप कई ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो गुणन की संक्रिया है आपके व्यकलन पे माइनस पर वितरित हो जाती है, लेकिन माइनस योग गुणन पर वितरित नहीं हो पाता। जरूरी नहीं है कोई संक्रिया खुद पर वितरित हो। आप देखेंगे कि माइनस की संक्रिया खुद पर भी वितरित नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई संक्रिया किसी अन्य संक्रिया पे वितरित हो जाती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई संक्रिया किसी संक्रिया पे वितरित नहीं भी हो पाती है, और कभी कभी ऐसा होता है यदि एक संक्रिया 2 पर वितरित हो रही है तो संक्रिया 2 संक्रिया 1 पर भी वितरित हो जाती है। जैसा कि आपने ये उदाहरण देखा, इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित हुआ तो यूनियन भी इंटरसेक्शन पर वितरित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको संक्रियाओं में अलग अलग गुणधर्मों में आपको ये देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ ओ संक्रिया की। तो आप पीछे जो आपके क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप देख क्या रहे हैं? बाहर कौन है? H, और ब्रैकेट में कौन है? प्लस। तो बाहर तो ओ संक्रिया। ओ संक्रिया किसकी होती है? संयुक्त फलन की संक्रिया होती है, जो कंपोजिशन अपन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, किसके बीच में होती है? सब फलनों के बीच में होती है, और योग की संक्रिया भी फलनों के बीच में होती है। अब हम कह रहे हैं कि क्या इस योग पर बाहर वाला जो संयुक्त फलन की संक्रिया है वो वितरित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों, ये सत्य बात होती है। क्या सत्य होता है? कि जो आपका संयुक्त फलन की संक्रिया है वो योग की संक्रिया पे भी वितरित होती है, और व्यकलन की संक्रिया पे भी वितरित होती है, और गुणन पर भी वितरित होती है। तो मैं यहाँ इस बात को लिखकर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि बाहर में कोई फंक्शन f है और ये ओ का ऑपरेशन किया संयुक्त फलन का, अंदर में क्या है? g + h है, तो मैं देखता हूँ कि ये वितरित हो जाएगी कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे? f o g हो जाएगा। f का संयुक्त फलन g के साथ लिया जाए, प्लस
f का संयुक्त फलन h के साथ लिया जाए तो ये चीज़ें बराबर आ जाती हैं। क्यों? कारण क्या है कि जो आपका संयुक्त फलन की जो संक्रिया है वो किस पर, योग पर वितरित हो जाती है। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता बच्चों, इसका मतलब व्यकलन पर भी वितरित हो जाती है। तो इस बात को हमें सिद्ध करना है। सिंपल सा मेथड है, आपने बहुत ही आसानी से इसे जान लिया होगा। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे f प्लस जी और बाहर में संयुक्त फलन की संक्रिया आपकी क्या नाम है, O, और ये h आ गया। बच्चों हम जब भी किन्हीं फलनों को ऑपरेट करते हैं तो उसे प्रांत देना पड़ता है, क्योंकि फलन के प्रांत के बिना फलन का अस्तित्व नहीं हो पाता है। प्रांत तो होना ही चाहिए, और प्रांत को हम जनरली क्या लेके चलते हैं, x लेके चलते हैं। तो आप इसको x दे दीजिए। अगर नहीं भी लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये अंडरस्टूड है कि कोई भी फलन अपने प्रांत को तो ऑपरेट करेगा ही भाई, इसलिए हमने क्या ले लिया, x ले लिया। x ले लिया बच्चों, तो ये आगे चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, x पहले h के पास जाएगा, f प्लस जी ब्रैकेट में अपनी जगह है। ओ संक्रिया के लिए आप जानते हैं फलन में कोई दूसरा फलन जोड़ा जाए तब भी एक नया फलन बन जाता है योग करके। ओ की जगह क्या आ जाएगा, hx, जैसा कि आप परिभाषा से लिखते हैं, पीछे क्वेश्चनों में लिख रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से लिख दिया f प्लस जी। अब f किसके पास जाएगा, आपके पास f के पास h चला जाएगा और g के पास भी h चला जाएगा, मतलब आपका वितरण यहाँ पर कर दे रहे हैं, यानी कि f ऑफ hx हो जाएगा और प्लस आपका g ऑफ कितना हो जाएगा, hx हो जाएगा। आप आगे देखेंगे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, f o h x, और इसको लिख सकते हैं g o h कितना, x। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि बराबर RHS आपका आ जाता है। बस अगर x हटा दें तो सिंपल ये दिखेगा। यहाँ x नहीं भी लगा हुआ है तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि बिना x के कैसे कोई फलन किसको ऑपरेट करेगा, इसलिए x मतलब अपना प्रांत। तो आप x हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। आगे देखिए अगले को सिद्ध करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सिद्ध कर देंगे। मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको सिद्ध करना है। तो आपका इसमें भी सेकंड वाले में भी क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में आपका लिखा हुआ है f इंटू जी और बाहर में ऑपरेशन किसका, संयुक्त फलन का और h। तो बच्चों हम क्या दे देंगे, इसे x दे देंगे, बिल्कुल उसी तरह पहले किया था। f इंटू जी ब्रैकेट में अपनी जगह रहेगा, O की संक्रिया को ऑपरेट करेंगे तो hx अंदर जाते ही इस तरह से हो जाएगा, फिर hx अंदर जाएगा, f आपका कितना हो जाएगा ऑफ hx और मल्टीप्लाई में g ऑफ hx। और इसको किस तरह से लिखते हैं, परिभाषा से, संयुक्त फलन की परिभाषा में हमने शुरू में ही लिखना सीख लिया था। क्या लिख देंगे, f ओ h x और इंटू g ऑफ h x, और x हटा दें, ये सिद्ध हो गया आपका f ओ h इंटू g ओ h हो जाएगा। x अंडरस्टूड है कि साथ ही रहता है। तो इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिया बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्या कहता है देखेंगे। GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए यदि ये फलन दिए गए हों। तो देखिए पहला फलन है fx इक्वल टू मोड x, दूसरा फलन है gx मापांक 5x माइनस 2 का। यहाँ पर सेकंड में fx 8x क्यूब और gx है x की पावर 1/3। तो देखिए ऑपरेट करते हैं, पहले पहला ही ले लेते हैं। पहला लेंगे तो देखिए हम क्या निकालेंगे, FOG, पहले FOG निकाल लेते हैं। चलिए FOG बच्चों, FOG निकालना है तो x दिया, प्रांत दे दिया, प्रांत का अवयव कौन है, x है। परिभाषा से इसको लिखा जा सकता है f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx। तो f का मतलब बाहर में, gx की वैल्यू आपके पास है कितनी है बच्चों, मापांक 5x माइनस 2 का मापांक। अब ऑपरेशन का तरीका देखिए बच्चों, f का काम क्या है, f का बिहेवियर यहाँ से पता चलेगा। उसको x देते हो तो क्या बना देता है, मापांक x बना देता है। और इसका gx का बिहेवियर कैसा है, जैसे x देते हो उसको 5 से गुणा करके 2 घटा के मापांक लगा देता है। तो फलन का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता, उसका ऑपरेशन का तरीका हमेशा सेम बना रहता है। तो आपने इसको x दिया तो उसने x के मापांक लगाया, आप ये दोगे तो क्या बन जाएगा, मापांक 5x माइनस 2
के बाहर मापांक और एक और मापांक लग जाएगा, क्योंकि जो भी अंदर पहले से ही मापांक था और एक मापांक लगाने का काम कौन कर देता है, एफ कर देता है, तो एक और मापांक लग गया। बच्चे इस बात को तो जानते ही होंगे, अगर आपने डबल मापांक भी लिख दिए तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगल मापांक ही होता है। तो एक मापांक भी आप एक मापांक के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा लिखें तो इसका भी मतलब यही होता है। तो आप क्या कह देंगे, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं, जीओएफ निकालते हैं इसी का। जीओएफ निकालेंगे तो प्रथम फलन कौन हो गया, एफ, द्वितीय कौन हो गया, जी। एफ ओ जी में प्रथम कौन था, जी, और द्वितीय कौन हो गया, एफ। तो ये बदल दिए हैं आपने बच्चों, इसको x दे दिया है। x अंदर में जाएगा, किसके पास जाएगा, किससे डील करेगा, सबसे पहले f इसको डील करने वाला है, तो g ऑफ fx हो जाएगा। तो f ने ऑपरेट किया x को, तो x को ऑपरेट करता है जब f, तो क्या बना देता है, मापांक x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मापांक x आपका आ जाएगा। मापांक x हो गया, तो अब मापांक x को कौन ऑपरेट करने वाला है, g। बच्चों g का कार्य करने का तरीका देखिए, वो 5x देते हो तो 5 से गुणा करता है और -2 करता है, मापांक लगाता है। सोचिए अगर यहाँ 2 दे देते g को तो क्या करता, 5 x की जगह 2 -2 और मापांक लगा देता। ये इसका कार्य करने का तरीका है, इसका बिहेवियर है। तो इसको मापांक x दोगे तो 5 से गुणा कर देगा किसको, मापांक x को, और -2 कर देगा और एक और मापांक लग जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। सेकंड वाला देखते हैं बच्चों, सेकंड इसका किस तरह से करेंगे, तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे करते हैं, सेकंड में हम सबसे पहले निकाल रहे हैं GOF। GOF तो क्या दे देंगे, x दे देंगे बच्चों। f मतलब प्रथम फलन, g मतलब द्वितीय फलन, x किसके पास गया, f के पास गया। तो आपका क्या हो गया, g ऑफ fx। g ऑफ fx हो गया। तो fx की वैल्यू कितनी है, हम ऊपर से बता देंगे कितनी है। आप देखिए नीचे करते हैं, आपको फिर दिखा देते हैं। fx की वैल्यू है 8x क्यूब और gx की वैल्यू है x क्यूब। तो इसको इस तरह से 8x क्यूब और x की पावर 1/3 से जब ऑपरेट करेंगे तो fx की वैल्यू में लिख दूंगा g बाहर में, अंदर में वैल्यू 8x क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब को ऑपरेट कौन करने वाला है, g, और g क्या करता है, g x देते हो तो x के पावर 1/3 लगा देता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, 8x क्यूब के भी पावर लगा देगा कितनी, 1/3। 1/3 अंदर में जाएगा तो 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 2 हो जाएगा। और x क्यूब की पावर 1/3 कितना बन जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो x ही बन जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों। सेकंड, इसी का आप FOG निकालने वाले, तो आपने बदल दिया। प्रथम फलन किसको बना दिया है बच्चों ने, g को, और द्वितीय फलन किसको बना दिया है, f को। x देंगे तो सबसे पहले ऑपरेट कौन करेगा, x को g करेगा, उसके बाद ऑपरेट कौन करेगा, f। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम परिभाषा से इसको इस तरह से लिखते हैं। तो f बाहर में है, gx की वैल्यू मैं निकालूंगा तो gx की वैल्यू कितनी है, x⁻⁴ 1/3। ये है आपकी gx की वैल्यू, सामने लिखी हुई है क्वेश्चन में आपके पास। gx x की पावर 1/3 दोगे किसको, f को दोगे, तो f को दोगे तो x देते हो तो वो क्या करता है, उसके पावर 3 लगा देता है और 8 से मल्टीप्लाई कर देता है। सेम काम ये इसी के साथ करेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेगा, x की जगह दिया x की पावर 1/3 और पावर इसकी कितनी लगा देगा, वो 3 लगा देगा। ये फलन का बिहेवियर है। ये हो जाएगा 8, 3 से 1/3 मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बिकॉज x⁻⁴ होल पावर b इक्वल टू x⁻⁴ab। तो यहाँ हो जाएगा आपका x। तो ये आपका आंसर आ जाने वाला है बच्चों। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के हल निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्या कहता है, यदि f(x) एक फलन है जिसकी वैल्यू इतनी है, जिसका नियम ये आपके सामने उपस्थित है, वहाँ पर कह रहा है कि x नहीं होना चाहिए 2/3। ये तो बच्चे समझ रहे होंगे, क्योंकि 2/3 पे फलन कुछ अपरिभाषित होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कैसे, देखिए x की जगह नीचे में, x की जगह हर में x की जगह 2/3 रखेंगे तो 2/3 × 6 कितना बन जाएगा, 4, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। हर में 0 आते ही फलन की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अनंत पे, और अनंत तो किसी अवयव का प्रतिबिंब हो नहीं सकता, और 2/3 का जो प्रतिबिंब निकलता वो अनंत आता। इसलिए उसने प्रांत यानी कि x
x को 2/3 माना ही नहीं, यानी कि प्रांत में से 2/3 को बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो ये क्यों किया, बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नहीं हो 2/3 के लिए f ओ एफ एक्स इक्वल टू कितना है, x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है ये भी बताना है। देखिए ये एफ ओ एफ का मतलब क्या है, आप फोग निकालते थे एफ ओ जी, जी ओ एफ और एफ ओ एफ, यानी कि प्रथम फलन भी कौन हो गया, एफ हो गया, और द्वितीय फलन भी कौन हो गया, एफ। यहाँ पर प्रथम फलन कौन हो गया, जी, द्वितीय फलन कौन हो गया, एफ। यहाँ पर प्रथम फलन एफ और द्वितीय फलन जी। बच्चों आपसे जीओ जी भी पूछा जा सकता है। जीओ जी लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इज जी एंड सेकंड फंक्शन ऑल्सो जी, यानी कि दोनों ही फलन क्या हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड आपके जी आ जाते हैं। कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है, एफ ओ एफ निकाल सकते हो, जी ओ जी निकाल सकते हो, एफ ओ जी निकाल सकते हो, जी ओ एफ। अपने को तो एक्स को ऑपरेट कराना है और फलन के बिहेवियर को चेक करना है कि किस तरह का है। तो देखिए आपका फलन है, आगे अपने एक स्लाइड और ले लेते हैं। तो आपका जो फलन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू दी गई है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, जहां x इक्वल नहीं है 2/3 की, यही कहा गया है। ठीक है, अब अपने को एफ ओ एफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एफ ओ एफ, क्या इसको x दिया, x दिया तो फर्स्ट भी f सेकंड भी f। पहले x प्रथम फलन f के पास जाएगा, बाहर वाला f अपनी जगह रहेगा और fx ये लिखा जाएगा। ये किससे, परिभाषा से। किसकी परिभाषा से, संयुक्त फलन की परिभाषा जब आपको परिचय दिया गया था वहां से ये चीज आपके सामने आ जाती है। आप लिखते हैं fx की वैल्यू कितनी है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए बच्चों वैसा वैसा करते जाइए, स्टेप बिल्कुल आराम से देखते हुए लिखिए, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आपने fx की वैल्यू रख दी क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है कि क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, fx की वैल्यू रख दी। अच्छा, अब इसको दोबारा f ऑपरेट करने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। f का ऑपरेशन का तरीका नियम में छुपा हुआ होता है, इस नियम को ध्यान में रखें बस। करता क्या है, x दोगे तो उसके साथ क्या चेंज करेगा, वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा और +3 कर देगा। नीचे में क्या करेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेगा और -4 कर देगा। बच्चों ये आप f को दे रहे हो, इसके साथ भी ये सेम बिहेवियर करेगा। क्या करेगा, ऊपर में तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 को ऐड कर देगा, और नीचे में 6 से मल्टीप्लाई करके -4 कर देगा। तो देखिए हम इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, किसको, x को। x दिया था इसलिए किया, अभी क्या दे रहे हो, ये पूरी वैल्यू दे रहे हो। तो x की जगह आ जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा अपने बिहेवियर के तहत। आगे क्या करता है साहब, 3 ऐड करता है, तो 3 ऐड कर दीजिए बच्चों। ये तो ऊपर में अंश में बात हुई, हर में क्या कर रहा है, जो भी दे रहे हो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अभी तो आप ये दे रहे हो, तो 4x + 3 आपने दिया था फलन f को, इसको इसने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई करके आपने -4 कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन बोलना चाहता है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये ऊपर 16x हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, और 6x को इससे करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और -4 को 3 से करेंगे -12 हो जाएगा। एलसीएम 6x - 4 आएगा, और नीचे भी एलसीएम 6x - 4 आएगा, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो नीचे देखिए आप, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 को पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 6 से करेंगे तो 24x बन जाएगा आपका, 3 को 6 से करेंगे तो कितना, 18 बन जाएगा, और फिर यहाँ 6 को 4 से करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24x बन जाएगा आपका। और फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, ये किसका होगा आपका, माइनस का 24x, और उसके बाद -4 को -4 से करेंगे तो प्लस का बन जाएगा कितना, 16। बच्चों आप देखिएगा आगे कितनी वैल्यू आएगी, ये जो है आपका 12 इस 12 से कट जाएगा,
और ये 24x इस प्लस के 24 से कट जाएगा। ऊपर जो वैल्यू बनेगी बच्चों की वो बनेगी 16 + 18 यानी कि 34x, और नीचे 16 + 18 कितना बना 34। बच्चों 34 से 34 हट के कितना आ गया x। यही तो कह रहा था वो आपको क्वेश्चन में। देखिए पीछे क्वेश्चन में आपको क्या कहा उसने, आपको कहा कि जो f ओ एफ एक्स आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा x के। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, आप f को x देते हो और सामने x आ जाए तो ये कौन सा फलन हो जाता है, तत्समक फलन। आपकी परिभाषा पे जाइए, तत्समक फलन पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया है आपको क्लास में। जो देते हो वही वैल्यू अगर वो प्रतिबिंब के रूप में बना दे तो ऐसा फलन क्या होता है, तत्समक फलन। तत्समक फलन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। और किस पर, अपने प्रांत पे। अगर ए प्रांत है तो ए लिखेंगे यहाँ पे, बी प्रांत है तो बी लिखेंगे, सी है तो सी, आर है तो आर। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, आपने एफ ओ एफ को एक्स दिया और सामने एक्स आया, इट मीन्स आपका जो एफ ओ एफ जो है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आई आ गया ये, क्लियर। अभी थ्योरी बताइए आपको, एक्स दिया तो एक्स दे रहा है कौन, एफ ओ एफ, तो कौन आइडेंटिटी हुआ, कौन तत्समक फलन हुआ, एफ ओ एफ हुआ। तो एफ ओ एफ को क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी। किस पर, अपने प्रांत पे। प्रांत का मतलब आर, तो आई आर भी यहां लिख सकते हैं, क्या, आई आर, अपने प्रांत पर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। एक थ्योरी गुणधर्मों में आपको बताई थी, जब भी कोई फलन अपने प्रतिलोम फलन से संक्रिया करता है संयुक्त फलन की और आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, उस फलन का प्रतिलोम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूं, एफ ओ जी इक्वल टू आई और जी ओ एफ इक्वल टू भी आई। ये बात क्या इंप्लाइज करती थी, ये कहती थी कि एफ इनवर्स इक्वल टू जी। ये बात आपको गुणधर्मों में लिखवाई हुई कि कोई फलन f किसी फलन g के साथ संयुक्त फलन का ऑपरेशन करे और क्या आ जाए, आइडेंटिटी, मतलब कि x दो तो x आ जाए, ये आइडेंटिटी बोली जाती है। और जी ओ एफ भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी, मतलब तत्समक फलन आ जाए, तो हम कह देते हैं कि f का इनवर्स कौन है, अगला फलन g ही है। ये तो यहां से भी यही बात निकल के आती है, f खुद के साथ, फलन f खुद के साथ ऑपरेशन कर रहा था संयुक्त फलन का, दे क्या दिया उसने, आइडेंटिटी दे दिया। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये है बच्चों कि f इनवर्स मतलब f का प्रतिलोम कौन हो गया बच्चों, f ही हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया फलन f स्वयं का प्रतिलोम है। आप लिख सकते हैं दिया गया फलन f स्वयं का प्रतिलोम है। ऐसा स्टेटमेंट आपने दे दिया बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों में प्रतिलोम है। चलिए, प्रतिलोम फलन कौन से फलनों के निकलते हैं बच्चों, जो फलन एक एक या आच्छादक होते हैं। अगर फलन एक एक या आच्छादक हैं तो उनके प्रतिलोमों का भी अस्तित्व होता है, और एक एक या आच्छादक नहीं है तो ऐसे फलनों के प्रतिलोम फलन नहीं निकल सकते, क्योंकि वो व्युत्क्रमणीय नहीं होते। तो एक एक या आच्छादक मतलब फलन का व्युत्क्रमणीय हो जाना, व्युत्क्रमणीय हो जाना मतलब उसका व्युत्क्रम निकल कर आना, और व्युत्क्रम कौन है, आपका प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन के अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए, फलन को एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो दिए गए फलनों में जो जो एक एक ही आच्छादक होंगे उनके प्रतिलोम एग्जिस्ट करेंगे। अपन देखते हैं, कारण से, कारण पूछ रहा है, कारण भी बता देंगे प्रश्न को कि क्या कारण है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 प्रांत है f का, और सह प्रांत है, सिर्फ एक अवयव है 10। अब देख रहे हैं 1 भी 10 से बना रहा है, 1 का प्रतिबिंब 10, 2 का प्रतिबिंब 10, 3 का प्रतिबिंब 10 और 4 का प्रतिबिंब 10। देखिए बच्चों, बहुएकी फलन की क्या कंडीशन थी, प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रख लें तो ऐसा फलन क्या होता है, बहुएकी होता है। तो वो एक एक ही नहीं रहता। जब एक एक ही नहीं है तो उसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। प्रतिलोम निकलने के लिए एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी। तो यहाँ तो ये उदाहरण दे सकते हैं आप। तो फलन f के लिए देखिए क्या लिखेंगे, आपको हम लिखेंगे
f जो था फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 और 4 अवयव हैं प्रांत में, और अकेला 10 अवयव किस में है, सह प्रांत में। f को कैसे परिभाषित किया है इसने कि 1 का 10 के साथ संबंध है, 2 का भी 10 के साथ है, और 3 का भी 10 के साथ है, और 4 का प्रतिबिंब भी कितना है, 10 है बच्चों, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आप देखिए आपका प्रांत और ये आपका सह प्रांत, इसमें 1 2 3 4 और इसमें केवल 10, सब का प्रतिबिंब कौन हो गया, 10। तो आप देख रहे हैं कि F1 बराबर भी 10 तथा F2 बराबर भी कितना, 10। तो आप कहेंगे प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों कौन कौन है अवयवों, 1 तथा 2 सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखते हैं। अतः फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है तो फिर प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो f के प्रतिलोम फलन कौन होता है, प्रतिलोम फलन f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ऐसा बच्चा स्टेटमेंट दे देगा। कारण ये आपके सामने है, इस तरह से लिख देंगे। अगले पे देखते हैं, अगले को कैसे लिखेंगे, देखिएगा 5 6 7 8 जी के क्या है, प्रांत के अवयव हैं। 1 2 3 4 सह प्रांत में अवयव हैं। फलन को परिभाषित किया है 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। देखो बच्चों 5 ने भी 5 का प्रतिबिंब भी 4 है और 7 का प्रतिबिंब भी 4 है। तो बच्चे वही बात जो अभी लिखी थी लिख देंगे कि जो जी फलन को जब आप 5 देते हो तो प्रतिबिंब कितना बना, 4, और जी को 7 दिया तो प्रतिबिंब कितना बना, 4। तो प्रांत का बिंदु 5 और 7 भिन्न भिन्न है लेकिन इनके प्रतिबिंब समान है। तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा, जी के फलन जी के प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों 5 और 7 का प्रतिबिंब सह प्रांत में समान है, अतः फलन एक ही नहीं है, इसलिए जी के प्रतिलोम फलन जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये आपका कारण हो गया, जैसे आपने पीछे लिखा था इसमें भी लिख देंगे। अब बात आई एच की, तो एच का प्रांत 2 3 4 5 7 और सह प्रांत 7 9 11 13 ये सब बिंदु दे रखे। देखिए फलन एच क्या कहता है कि 2 का प्रतिबिंब 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखिएगा ये आपका फलन है, एच नाम है इसका। प्रांत में कौन कौन से बिंदु हैं, 2 3 4 5, तो लिख दिए 2 3 4 5। पीछे देखेंगे सह प्रांत में कौन से बिंदु हैं इसके, सह प्रांत में बिंदु हैं आपके पास 7 9 11 13, तो आपने लिख दिए 7 9 11 13, 7 9 11 13। आप देख रहे हैं 2 7 के साथ, 3 9 के साथ, 4 11 के साथ और 5 का प्रतिबिंब 13। इस तरह की का स्ट्रक्चर ये एच का है, 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ और 5 का 13 के साथ बच्चों। तो ये जब आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, फलन एक ही है और आच्छादक भी है। फलन एच एक ही है तथा आच्छादक है, अतः H के प्रतिलोम फलन H इनवर्स का अस्तित्व होगा तथा देखिए H इनवर्स का प्रांत क्या बन जाएगा। कोई भी फलन लिखते हैं तो मैंने कहा उसका प्रांत और सह प्रांत अनिवार्य रूप से बच्चों को लिखना चाहिए। तो H इनवर्स का H यहाँ से यहाँ गया, H इनवर्स कहाँ से कहाँ, इधर H इनवर्स जाएगा। ये क्या है, जो H का
परिसर था या सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाते हैं अगर एक एक की आच्छादक हो तो ये H इनवर्स का क्या बन जाएगा, प्रांत, और ये क्या बन जाएगा, सह प्रांत। तो आप लिख देंगे 7, 9, 11, 13 से फलन कहाँ जा रहा है, 2, 3, 4, 5 तक जा रहा है, और H इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है क्रमित युग्मों के रूप में। 2 का 7 के साथ था H में, तो H इनवर्स में 7 का 2 के साथ, तो 7, 2, 9, 3 और 11, 4 और फिर 13, 5। ये आपका आंसर हो जाता है। लिखने का तरीका बच्चों ये होना चाहिए। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा दिखाई भी देता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करें, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे एग्ज़ाम में। तो बच्चों आज आपने देखा कि अपने 1 से 5 तक के प्रश्नों के हल प्राप्त किए। जो अगला भाग आएगा उसमें हम 1.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।